और इस वक्त बड़ी खबर साहिबगंज से आ रही है। साहिबगंज में अगवा व्यवसायी का शव बरामद किया गया है। बोरियों के बरमसिया गांव के खेत में शव मिला है। 20 जून को व्यवसायी का अपहरण हुआ था। छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर कल हमला हुआ था। ये बड़ी खबर, कल छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला होता है और आज अगवा व्यवसायी का शव बरामद किया जाता है। बोरियों के बरमसिया गांव के खेत में शव मिला है। 20 जून को अनाज व्यवसायी का अपहरण हुआ था। ये बड़ी खबर साहिबगंज से। कल ही साहिबगंज में जब पुलिस गई थी इस व्यवसायी को छुड़ाने के लिए, ढूंढने के लिए, तो अपहर्ताओं ने पुलिस टीम पर ही हमला किया था, जिसमें एक एएसआई घायल हो गए और आज व्यवसायी का शव बरामद हुआ है। तो ये दो तस्वीरें, आज अगवा व्यवसायी का शव बरामद हुआ है और कल पुलिस टीम पर हमला हुआ था। जो पुलिस टीम व्यवसायी को ढूंढने गई थी उस पुलिस टीम पर हमला हुआ था, जिसमें एक एएसआई घायल हो गए। निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, कल पुलिस टीम पर हमला होता है, आज अगवा व्यवसायी का शव बरामद होता है। अपहर्ता कहां है, अपहरणकर्ता कहां है, क्या उनका कोई सुराग? जी बताएं सुमित, यहाँ की कल बरहेट थाना क्षेत्र में जो है अब सुराग मिलने पर ही बरहेट की पुलिस जो है वहाँ पे अपहरणकर्ताओं की तलाश में गई थी, छापेमारी में गई थी, जहाँ पे अपहरणकर्ताओं ने ही पुलिस टीम पर हमला किया था, जिसमें बरहेट के थाना प्रभारी हरीश पाठक और एक जख्मी हुए थे, उनके साथ हाथापाई में उनको जख्मी काफी हो गए थे। साथ ही साथ एक एएसआई चंद्रराज सोरेन जो है उनको पेट में गोली लगी थी। तो अपहरणकर्ताओं और पुलिस के बीच में हाथापाई होने की खबर भी है और जिसमें अपहरणकर्ताओं ने गोली चलाई, जिसमें पेट में एएसआई को गोली लगी है। फिलहाल वो रिम्स में रेफर कर दिया गया है, जहां बताया जा रहा है कि वो अभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। और इधर बताएं कि लगातार पुलिस के दबिश के बाद, चौकसी के बाद इस तरह की घटना आज सुनने को खबर मिली कि सुबह खेत में ही शव पड़ा हुआ है और उस शव की सूचना जो है ग्रामीणों ने, कुछ स्थानीय लोगों ने जो पुलिस को दी। पुलिस इसकी परिजनों के साथ खेत में शव के साथ उसकी पहचान कराई, तो परिजनों ने भी इसकी पहचान की है। फिलहाल पूरे मामले को पुलिस खंगाल रही है और परिजन और जो बॉडी है उसको साहिबगंज सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लाने की तैयारी है। सुमित, बहुत शुक्रिया निशांत इस जानकारी के लिए। झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडे एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। डीके पांडे की बहू रेखा मिश्रा ने दहेज उत्पीड़न का मामला महिला थाने में दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने पूर्व डीजीपी डीके पांडे, उनकी पत्नी पूनम पांडे और बेटे शुभांकन पांडे पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। रेखा मिश्रा बीजेपी नेता गणेश मिश्रा की बेटी है। डीके पांडे जब झारखंड के डीजीपी थे तभी 15 फरवरी 2016 को शुभांकन और रेखा की शादी हुई थी। आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी डीके पांडे का विवादों से पुराना नाता रहा है। बकोरिया कांड में भी डीके पांडे सवालों के घेरे में हैं। वहीं कांके में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर पत्नी पूनम पांडे के नाम से जमीन खरीदने का भी उन पर आरोप है और अब बहू ने दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। पूर्व डीजीपी डीके पांडे की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ चली हैं। इस बार जो आरोप उन पर लगे हैं वो काफी गंभीर हैं। मामले में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का आरोप उनकी बहू के द्वारा ही उन पर लगाए गए हैं। मामले में 3 लोगों को आरोपित बनाया गया है, जिसमें उनकी पत्नी और उनके बेटे शुभांकर पांडे का भी नाम है। ये पूरा जो मसला है उनकी बहू के द्वारा उठाया गया है और उनकी बहू रेखा मिश्रा ने ये आरोप जो है वो अपने ससुर, पति और सास पर लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद से ही अगर कहा जाए तो डीके पांडे की मुश्किलें जो हैं वो फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि बकोरिया कांड हो या फिर सीएनटी एसपीटी से जमीन खरीदने का मामला, दोनों मामलों को लेकर वो काफी सुर्खियों में रहे थे। अभी वो विवाद थमा भी नहीं था कि ये विवाद सामने आ चुका है, जिससे आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। कैमरामैन कामदेव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2350 के करीब पहुंच गई है। 24 घंटे में 45 नए मरीज सामने आए हैं और राज्य में 24 घंटे में 77 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में अब कोरोना के एक्टिव केस 603 है। ये राहत की बात है कि रिकवरी रेट ज्यादा है और लगातार लोग ठीक हो रहे हैं। 2350 के करीब संख्या पहुंच गई है। 45 नए मरीज सामने आए 24 घंटे में, 77 मरीज 24 घंटे में ठीक हुए हैं। झारखंड प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब बढ़कर 2339 हो चली है। शुक्रवार को जहां
कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 29 लोगों की पहचान हुई थी। वहीं पिछले 24 घंटों में 45 मरीजों की पुष्टि हुई है, जो बताता है कि राज्य के हालात जो है वो गंभीर बने हुए हैं। हालांकि राहत वाली बात यह है कि करीब 77 मरीज जो हैं वो कल स्वस्थ हुए हैं पिछले 24 घंटों में, जो झारखंड सरकार या फिर प्रदेश की जनता को राहत देने वाली बात है। वहीं बात की जाए तो अब झारखंड प्रदेश में मात्र 603 जो कोरोना एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या अब 603 रह चुकी है और कुल 1724 लोग जो हैं इस कोरोना संक्रमण से बाहर आ चुके हैं, स्वस्थ हो चले हैं। आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश भर में अब तक कुल 12 लोगों की मौत जो है वो इस संक्रमण के कारण हुई है। तो फिलहाल राज्य सरकार और स्वास्थ्य महकमा लगातार जांच की प्रक्रिया को तेज करने में जुटा हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों की जांच हो सके, ताकि कोरोना संक्रमण पर जो काबू है, जो महामारी है, उसे नियंत्रण में रखा जा सके। तो फिलहाल इसको लेकर सरकार और जो स्वास्थ्य महकमा है उसकी कवायदें अब तेज हो चली हैं। कैमरामैन कामदेव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। लॉकडाउन भी 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। अल्बर्ट एक्का चौक पर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जायजा लिया संवाददाता उपेंद्र ने। झारखंड में कोरोना का संकट भले ही कम नहीं हुआ हो, लेकिन सावधानियां जरूर कम हो गई है। अभी हम हैं रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर। दिखलाना चाहेंगे कि ये राजधानी रांची का अल्बर्ट एक्का चौक है और किस तरह से जो लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे जो खरीदारी हो रही है उसको दिखाने की एक कोशिश है। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि दुकानदार आखिर मास्क क्यों नहीं पहने हुए हैं। ये हमारी जो कोशिश है वो इसलिए है कि सावधान रहें, सजग रहें। नहीं, मास्क अभी हटा लिया था, अभी तुरंत लगा लगा लेते हैं। कोरोना से जो लड़ाई है वो हम कर सकें। ये फुटपाथ का दुकान है, आप देखिए दुकानदार है, मास्क इनके पास नहीं है और ये सिर्फ यही नहीं है, कई लोग हैं जिनके पास मास्क नहीं है और ये यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को डर भय नहीं है? इस तरह से जो कोरोना बढ़ रहा है, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। पुलिस आया था इसलिए हटाया था थोड़ा सा। राजधानी रांची के सबसे व्यस्त चौक कह सकते हैं अल्बर्ट एक्का चौक पे, जहां पर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में सोचा जा सकता है कि कोरोना का जो बढ़ता खतरा है वो कम कैसे होगा। कैमरामैन राजीव के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना संकट के बावजूद 2019-20 में बीसीसीएल को 918 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जबकि 2018-19 में बीसीसीएल को सिर्फ 288 करोड़ का मुनाफा हुआ था। बीसीसीएल के वित्त निदेशक ने कहा कि डीवीसी के पास 1200 करोड़, डब्ल्यूपीडीसीएल के पास 530 करोड़, सेल के पास 600 करोड़ और एनटीपीसी के पास 400 करोड़ का बकाया है। अगर वो रकम मिल जाए तो आंकड़े बढ़ सकते हैं। कॉस्ट में हम लोग काफ़ी घटाया। कॉस्ट इसलिए घटा कि देखिए हम लोग को 2500 कर्मी ऑलमोस्ट एक साल में सुपरएनुएट हुआ है, उसका चलते भी हम लोग को कॉस्ट में काफ़ी बेनिफिट हुआ है। जनरली सारे जगह में कॉस्ट बढ़ता है, ऑल इंडिया में भी बढ़ा है, बट बीसीसीएल का एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन जो कॉस्ट है वो देखिए आप घट गया है ईयर टू ईयर बेसिस पे। ये एक अपने आप एक बड़ा कॉस्ट घटना और बाकी सारे कॉस्ट में हम लोग को कटौती आया है। धनबाद में लाखों की लागत से ट्रॉमा सेंटर बनाया गया था, लेकिन यह खंडहर में तब्दील हो गया है। गोविंदपुर में मधु कोड़ा के कार्यकाल के दौरान इस ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास हुआ था, लेकिन अब तक इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ। जायजा लिया संवाददाता दिलीप कुमार ने। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पे लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर के झारखंड सरकार ने बहुत बड़ी पहल की थी कि यहाँ पे जब सड़क पे हादसे होंगे तो उनका तुरंत इलाज हो, सही तरीके से इलाज हो, ताकि जो सड़क हादसे के शिकार लोग हों उन्हें इलाज मुहैया कराया जाए, उनकी मौत ना हो। और उसी उद्देश्य के साथ ट्रामा सेंटर का निर्माण किया गया था और ट्रामा सेंटर का निर्माण के साथ ही आज वो खंडहर में तब्दील हो गया। इस वक्त हम धनबाद के गोविंदपुर में है, खरीकाबाद इस जगह के बोलते हैं। मेरे दाहिनी ओर सड़क गुजरती है, NH2 गुजरती है और लगातार हादसा को देखते हुए जब झारखंड में मधु कोड़ा की सरकार बनी थी तब ये ट्रामा सेंटर का निर्माण किया गया था। और धनबाद में ही नहीं, झारखंड के कई इलाकों में ऐसे ट्रामा सेंटर का निर्माण किया गया और करोड़ों रुपए की लागत से इस योजना की शुरुआत की गई थी वैसे लोगों के लिए जो लगातार सड़क हादसे का शिकार होते हैं और सड़क हादसे में समुचित इलाज नहीं मिल पाने के कारण उनकी मौत हो जाती है। लेकिन आज हालत देख सकते हैं किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गया, करोड़ों रुपए खर्च हो गए। ये कह सकते हैं कि जो
जो लोग यहाँ पे सोचे थे कि यहाँ पे अगर ये ट्रामा सेंटर बनेगा तो उनका इलाज होगा, बेहतर इलाज होगा, उन्हें पीएमसीएच जाना नहीं पड़ेगा, दूसरे अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें बेहतर इलाज होगा, तो उनको जान से हाथ धोना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज खंडर में तब्दील हो गया। जो दरवाजे और गेट जो यहाँ पे लगे थे उन्हें असामाजिक तत्वों ने कबाड़ कर यहाँ से लेकर के चले गए हैं और ये असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। और इसके अलावा एक बात मैं और बता दूं कि जब ये ट्रामा सेंटर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। दिलीप कुमार, न्यूज 18, धन्यवाद। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को जुर्माने की राशि जमा करने के लिए कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए जल्द ही ई कोर्ट की शुरुआत होगी। दिल्ली के बाद रांची में ये सेवा शुरू होगी। इसे जुर्माना जमा करने के लिए घंटों कतार में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। ई कोर्ट, ट्रैफिक कोर्ट के लिए ई कोर्ट का व्यवस्था हम लोग कराने जा रहे हैं। इसके लिए जो एप्लीकेशन तैयार हुआ है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रूव किया गया है, वर्तमान में दिल्ली में चल रहा है। सबसे पहले इंडिया में फरीदाबाद में लॉन्च हुआ था, बट फरीदाबाद में शायद अभी नहीं चल रहा हो, लेकिन दिल्ली में वर्तमान में चल रहा है और जल्दी इसको हम लोग रांची में हम लोग ला रहे हैं। इसका सारी प्रक्रिया हो चुकी है और ये कोरोना के पहले ही आ जाता, लेकिन कोरोना का आउटब्रेक हो गया तो ये बीच में थोड़ा ये ऑब्वियसली हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। रिम्स में 3rd और 4th ग्रेड में हुई बहाली में गड़बड़ी के आरोप लगे थे, लेकिन अब जिनके कार्यालय में ये नियुक्तियां हुई उन्होंने ही पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर मुद्दे को फिर से गर्म कर दिया है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में साल 2019 में वार्ड बॉय से लेकर ट्रॉलीमैन और रिसेप्शनिस्ट सहित सैकड़ों पदों पर नियुक्ति हुई थी, लेकिन विवाद हो गया था। आरोप है कि बहाली में न तो आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया गया और न ही मानकों का ख्याल रखा गया। लेकिन अब अपने निदेशक काल में हुई इस बहाली की जांच सीबीआई से कराने की मांग खुद डॉक्टर डी.के. सिंह ने की है। अब आरोप लगाया गया है, कुछ अखबारों में हमने पढ़ा है, हमसे कोई लिख के नहीं दिया है, आरोप लगाया है क्या है कि उसमें गड़बड़ी हुई है। हमने खुद कहा, उन्होंने कहा लिखा कि अखबार में सीबीआई की जांच हो, मैंने खुद कहा निश्चित रूप से सीबीआई की जांच कराने के लिए मैं अग्रसरित करने के लिए तैयार हूं। इन नियुक्तियों के लिए नियमानुसार अलग अलग कमेटी बनी थी, जिसकी अनुशंसा पर बहाली हुई थी। कमेटी के सदस्य रहे रिम्स अधीक्षक ने कहा है कि निदेशक के लिखित या मौखिक आदेश पर ही बहाली हुई थी। वहीं आज जो प्रभारी निदेशक हैं, वो उस वक्त नियुक्ति कमेटी में हेड थी। उन्होंने कहा कि नियुक्ति में कुछ भी गलत नहीं हुआ। लिखित या मौखिक सुझावों के अनुसार ही हम लोगों ने स्क्रूटनी किया है और उसके अनुसार चयन प्रक्रिया की गई है। तो इसके बाद सीबीआई जांच कर रहे हैं कि हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैं भी कहूँगा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अभी आएगी जब तब देखेंगे उसमें क्या है। मेरा क्या है कि जो होगा नियुक्ति वाले कमेटी के हेड कर रहे थे, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, उसमें हम लोग को कोई गलत ही नहीं किया है तो फिर क्या है, किससे जाना है। नियुक्ति घोटाले को लेकर रिम्स के निदेशक रहे डॉक्टर डी.के. सिंह पर लगातार सवाल उठाए गए हैं, लेकिन अब उन्होंने ही सीबीआई जांच की मांग की है। देखना होगा इस मामले में अब सरकार का रुख क्या होता है। न्यूज 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोयलांचल में एक बार फिर बिजली संकट का खतरा बढ़ गया है। करार के मुताबिक बकाया नहीं मिलने पर दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी ने बिजली सप्लाई रोकने की चेतावनी दी है। डीवीसी ने झारखंड ऊर्जा विद्युत निगम को 1 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही कहा कि अगर 1 जुलाई तक करार के मुताबिक बकाये का भुगतान नहीं हुआ तो वो बिजली की सप्लाई रोक देगा। डीवीसी का जेयूवीएनएल पर 5,670 करोड़ और एनटीपीसी का करीब 1,000 करोड़ बकाया है। फरवरी महीने में डीवीसी और एनटीपीसी के साथ जेयूवीएनएल ने करार कर किश्तों में बकाया राशि का भुगतान करने की सहमति जताई थी, लेकिन वादे पर जेयूवीएनएल खरा नहीं उतरा और कर्ज बढ़ता गया। इधर डीवीसी के द्वारा भेजे गए अल्टीमेटम ने जेयूवीएनएल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। का फरवरी 2020 में वाकया याद होगा जब डीवीसी ने रेगुलेशन सख्ती से लागू कर दिया, जिसके चलते हमारे डीवीसी कमांड क्षेत्र मुख्यतः हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, धनबाद आदि क्षेत्र जो है बिना बिजली के हो गए। तो ये तय हुआ कि हम जो डीवीसी का माहवारी बिजली पत्र होता है उसे हम जमा करेंगे, जो लगभग 160 करोड़ से 180 करोड़ के बीच में आ रहा है। और दूसरा ये तय हुआ था कि जो बकाया है
जो उसमें एफटेल में जो विवादित राशि थी उसको छोड़ करके लगभग 4500 5000 करोड़ लगभग आता था। खबरें भी और भी हैं, जल्द